दिस इज ब्रजेश हियर एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू सिविल इजी। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग्स, जो कि सिविल इंजीनियरिंग लास्ट ईयर का एक इलेक्टिव सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट में हम कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं, हम यहाँ पे उन्हीं को डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे हम आपको 20 से 25 क्वेश्चन ऐसे बताएंगे जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, और इन्हीं में से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। टोटल जो पेपर बनता है वो 50 नंबर का बनेगा, और 50 नंबर में 5 खंड होंगे। पांचों पार्ट में 3-3 क्वेश्चन होते हैं, तो टोटल 15 क्वेश्चन आने हैं। और हम आपको यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 25 क्वेश्चन 24-25 क्वेश्चन बताएंगे, उन्हीं में से आपको 15 के 15 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भवन अनुरक्षण क्या है। अनुरक्षण का मतलब होता है मेंटेनेंस। तो बिल्डिंग मेंटेनेंस क्या है तथा इसके कार्य क्या क्या होते हैं उनका हमें वर्णन करना होगा। तो इस क्वेश्चन को आप पढ़ लेंगे बिल्डिंग मेंटेनेंस के बारे में, और ये क्यों किया जाता है ये पढ़ लेंगे। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, भवनों में अनुरक्षण की आवश्यकता एवं महत्व का वर्णन कीजिए। मतलब अगर हम बिल्डिंग की मेंटेनेंस कर रहे हैं तो उसकी आवश्यकता क्या है और महत्व क्या रखता है बिल्डिंग का मेंटेनेंस। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, भवन अनुरक्षण के सिद्धांत लिखिए। बिल्डिंग मेंटेनेंस के प्रिंसिपल हमें लिखने होंगे, ये क्वेश्चन भी हम पढ़ लेंगे। चौथा है, बिल्डिंग मेंटेनेंस एवं रिपेयर के निर्णय को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। जैसे हमें मान लीजिए कोई बिल्डिंग की मेंटेनेंस करनी है, उसको रिपेयर करना है, तो उस डिसीजन को लेने से पहले अगर हम डिसीजन को लेने वाले हैं तो उस डिसीजन को कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो प्रभावित कर सकते हैं, तो उन कारकों को हमें पढ़ लेना है। कई बार क्या होता है, डिसीजन लेते टाइम हम अपने डिसीजन को चेंज कर लेते हैं, तो वही जो डिसीजन हम चेंज करते हैं वो किन कारणों से करते हैं उस चीज़ को हमें यहाँ पे पढ़ना है। फिफ्थ क्वेश्चन है, भवनों के अपक्षय डिटेरियोरेशन ऑफ बिल्डिंग्स को समझाइए। छठवां क्वेश्चन है, भवन संरचना को क्षति पहुँचाने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। देखिए यहाँ से चौथे क्वेश्चन तक ये आपको मिल जाएगा पहले चैप्टर में। उसके बाद 5वें क्वेश्चन से आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे देखने को, सेकंड चैप्टर के क्वेश्चन है। तो छठवां क्वेश्चन है, भवन संरचना को क्षति पहुंचाने वाले कारणों का वर्णन कीजिए। उसके बाद 7वां क्वेश्चन है, भवन सामग्री के द्वारा संरचनाओं के अपक्षय होने के कारणों का वर्णन कीजिए। जो हम बिल्डिंग मटेरियल्स यूज़ करते हैं किसी भी बिल्डिंग को बनाने में, वो किस प्रकार से हमारे बिल्डिंग को नुकसान पहुँचाती हैं, कौन से मटेरियल में यूज़ करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए, तो उन सारी चीज़ों को हम यहाँ पे पढ़ेंगे। इसके बाद है 8वां क्वेश्चन, भवनों का परीक्षण इन्वेस्टिगेशन ऑफ बिल्डिंग्स क्या है। परीक्षण के लिए महत्वपूर्ण बिंदुओं को लिखिए। मतलब अगर हम बिल्डिंग बनाते हैं तो हम उसका एक बार इन्वेस्टिगेशन कर लेते हैं, क्या इसमें कोई कमी तो नहीं है, हमने जो मटेरियल्स यूज़ किए हैं क्या वो सही हैं, तो उन सारी चीज़ों को यहाँ पे पढ़ना है और उन्हीं चीज़ों को एक्सप्लेन करना है। इसके बाद 9वां क्वेश्चन है, इमारत में दोष, बिल्डिंग में जो भी एरर्स आते हैं वो, या फिर यही आपको मिल जाएगा भवन संगठकों, मतलब बिल्डिंग पार्ट्स में उत्पन्न दोष, कौन कौन से दोष उत्पन्न होते हैं, उनके उत्पन्न होने के कारण तथा उनको हम किस प्रकार से उनकी हम मरम्मत कर सकते हैं, किस प्रकार से रिपेयर कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमको इस क्वेश्चन में 9th क्वेश्चन में पढ़ना होगा। इसके बाद 10वां क्वेश्चन है, सतह परिष्कृति के दोष, मतलब सरफेस फिनिशिंग। सतह परिष्कृति को हम इंग्लिश में बोलेंगे सरफेस फिनिशिंग। सरफेस फिनिशिंग के कौन कौन से दोष हो सकते हैं, कारण क्या हो सकता है इसका, तथा हम इसको किस प्रकार से रिपेयर कर सकते हैं, ये चीज़ हम पढ़ लेंगे यहाँ पे। 11वां क्वेश्चन है, भवनों में दरारें पड़ना एवं उनके उपचार का वर्णन कीजिए। तो भवनों में क्रैक्स जो पड़ जाते हैं वो क्यों पड़ते हैं और उनको हम रिपेयर कैसे करते हैं, ये चीज़ हमें 10वें क्वेश्चन में पढ़ना होगा, 11वें में पढ़ना होगा। 12वां क्वेश्चन है, इमारतों की तुड़ाई एवं ढहाई को स्पष्ट कीजिए। इसे हम डिसमेंटलिंग व फिर डिमोलेशन बोलते हैं, तो ये क्वेश्चन हमें भी पढ़ लेना है। इसके बाद है, सीलन क्या है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीलन से आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, एक या दो भी मिल सकते हैं। तो डैम्पनेस क्या है, आप इसको पढ़ लेंगे अच्छे से। उसके बाद इसके क्या क्या प्रभाव हैं और ये किस प्रकार से उत्पन्न होता है, ये चीज़ हमें यहाँ पे पढ़ना है। इसके बाद 14वां क्वेश्चन है, सीलन आने के स्रोत एवं उपायों को समझाइए। इसी क्वेश्चन को दूसरी लैंग्वेज में पूछ सकते हैं कि सीलन रोधक पदार्थों का वर्णन कीजिए। क्लियर। इसके बाद 15वां क्वेश्चन है, पुरानी संरचनाओं से सीलन दूर करने के उपायों का वर्णन कीजिए। ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये और ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है
मरम्मत सामग्रियों की अनुरूपता कॉम्पैटिबिलिटी से आप क्या समझते हैं? मतलब जो भी हम रिपेयरिंग के लिए मटेरियल्स यूज़ कर रहे हैं वो किस प्रकार से यूज़फुल हैं, तो उनकी क्वालिटी क्या है। मेन चीज़ ये है। कॉम्पैटिबिलिटी का मतलब है कि क्या वो हमारे बिल्डिंग के अनुरूप है या नहीं है। मान लीजिए हम मटेरियल्स यूज़ कर लें और वो काम ही ना करें, तो उस चीज़ को यहाँ पे हमें डिस्कस करना होगा। उसके बाद है 17वां क्वेश्चन, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिल जाएगा। एंटी करोजन लेप, ये आ सकता है या फिर ये आ सकता है। आने के चांसेस सभी के हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस पहले के और लास्ट के बनेंगे यहाँ से। एंटी करोजन लेप, उसके बाद है असंजक या बॉन्डिंग सामग्री। थर्ड पार्ट जो है रिपेयरिंग मोल्टार। फोर्थ है जॉइंट सील, क्यूरिंग यौगिक एंड छतों के लिए जल सहकारक। छतों के लिए जल सहकारक और एंटी करोजन लेप, ये दो पॉइंट यहाँ पे आप ज़रूर पढ़ लेंगे। इसके बाद 18वां क्वेश्चन है, मरम्मत हेतु पदार्थों का चयन किन कारकों पर निर्भर करता है। फिर है लास्ट 19वां क्वेश्चन, मरम्मत हेतु सतह तैयार करना किसे कहते हैं, इसकी तकनीकों की विवेचना कीजिए। ये क्वेश्चन 19वां क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, 19वां क्वेश्चन भी आप पढ़ लेंगे अच्छे से। इसके बाद हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वां क्वेश्चन, कंक्रीट की सतह दोषों की मरम्मत है तो निम्न की व्याख्या कीजिए। जैसे मान लीजिए कोई कंक्रीट का स्ट्रक्चर है और उसकी सरफेस पे बग होल्स हो गए, फॉर्म टाई होल्स हो गए या हनी कॉम्स बन गए, तो इन सारे दोषों को हम किस प्रकार से इनकी मरम्मत कर सकते हैं या फिर ये दोष होते क्या हैं, इस चीज़ को आपको अच्छे से पढ़ लेना। यहाँ से हनी कॉम्ब आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, हनी कॉम्ब पूछा जाता है। इसके बाद 21वां क्वेश्चन है, आरसीसी अवयवों में क्रोजन की मरम्मत के पदों को समझाइए। 21वां क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 22वां है, प्रबलन में क्रोजन के बचाव पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये भी इम्पॉर्टेंट है। 21, 22 और 20वें में हनी कॉम्ब, ये सारी चीज़ें आप अच्छे से पढ़ लेंगे। इसके बाद 23वां क्वेश्चन, कंक्रीट पदार्थ प्रतिस्थापन तकनीकों का उल्लेख कीजिए। ये उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पढ़ जरूर लीजिएगा आप एक सरसरी निगाह से, क्योंकि ऐसा ना हो कि क्वेश्चन आ जाए और छूट जाए। तो आप पढ़े रहेंगे तो कुछ भी लिख सकते हैं, एक बार ज़रूर थोड़ा सा ओवरव्यू ले लीजिएगा। इसके बाद बढ़ती नमी के विरुद्ध डीपीसी की मरम्मत की विधियों का वर्णन कीजिए। तो इसकी 3 विधियाँ होती हैं, फिजिकल, केमिकल, एक और होती है। तो तीनों विधियों को आप पढ़ लेंगे, और मैकेनिकल होती है। तो तीनों विधियों को आप पढ़ लेंगे अच्छे से। यहाँ से ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद लास्ट क्वेश्चन, जल रोधक से आप क्या समझते हैं। वाटर प्रूफिंग आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। छतों के लिए प्रयुक्त जल रोधक पदार्थों के उदाहरण दीजिए। तो आपने वाटर प्रूफिंग, सीमेंट वगैरह बहुत सारी चीज़ें सुन रखी होंगी या फिर पढ़ रखी होंगी। तो एक बार हम आपको बता दें कि कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो उनको पहले हम टिक कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन, पहला काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दूसरा भी इम्पॉर्टेंट है, उतना ज़्यादा नहीं, लेकिन तीसरा ज़रूर पढ़ लीजिएगा। पहला, दूसरा, तीसरा। इसके बाद है 6वां क्वेश्चन, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद बात हम करें तो 11वां क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद 13वां और 14वां क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। और 15वां उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, 16वां और 17वां। इसके बाद 19वां क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा आप अच्छे से। 20वां, और ये इधर से पाँचों 6 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। फिलहाल हमने टोटल 25 क्वेश्चन ही आपके लिए कलेक्ट किए हैं, तो 25 इंपॉर्टेंट हैं। तो 25 को एक बार ज़रूर आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से। क्वेश्चंस यहीं से देखने को मिलेंगे आपको, बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। मे भी एक आध क्वेश्चन आ जाए, अदरवाइज़ आपको एक भी क्वेश्चन बाहर से देखने को नहीं मिलेगा। तो इतने क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ लीजिए। इसके बाद हम आपको शाम तक एक वीडियो प्रोवाइड कर देंगे एक मॉडल पेपर का, तो आप मॉडल पेपर भी देख लीजिएगा। तो अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, जिससे कि उनकी तैयारी भी हो जाए। जय हिंद, जय भारत।